Good morning, class 7. In previous class, our history lesson has ended and I hope you all have completed your work. Now today we read geography's lesson settlement, transport and communication. Settlement कहीं पर रहना, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर माल को भेजना. ट्रांसपोर्ट के भी कई पार्ट्स होते हैं जो हम लोग इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे. एंड कम्युनिकेशन के अंदर टेलीफोन है, ईमेल है, न्यूज़पेपर्स है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर आती है और इस लेसन में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. Now, at first we read about introduction. There was a time when man started his life like animals. एक ऐसा वक्त था जब इंसान अपनी जिंदगी जानवरों की तरह जीता था. He lived in caves, ate raw food and wore clothes made of animals' skin or leaves. वो caves गुफा के अंदर रहता था, कच्चा खाना खाता था और एनिमल स्किन और लीव्स के कपड़े पहनता था. जैसे कि हमने पहले देख रखा है एपमैन जो था, हमने 6th क्लास में पढ़ा एपमैन के बारे में कि वो पेड़ के पत्तों की और एनिमल की स्किन के कपड़े बनाकर पहनता था. ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में और रहने के लिए मूव करता था. With time, he learned new skills that helped him to grow his food and started leading a more settled life. समय के साथ साथ उसने सीखा, नई नई स्किल सीखी जिसकी वजह से वो फूड उगाना सीख गया और एक जगह पर सेटल लाइफ की तरह रहना सीख गया था. ही सेटल डाउन नियर हिज फील्ड्स. वो खेतों के पास में रहने लगा, फील्ड्स के पास में रहने लगा. अलोंग विद दैट लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग. इसी के साथ में उसकी लाइफ चेंज होती चली गई. ही मॉडिफाइड द एनवायरमेंट अराउंड हिम by building homes, developing means of transport and communication, and discovering new means of livelihood. This was the primitive settlement. उसने अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को चेंज किया. अब उसने घर बनाने शुरू कर दिए, अलग अलग ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना, कम्युनिकेशन को डेवलप करना और अपने जीवन जीने के नए नए तरीके जो है वो खोजने लग गया था. इसे प्रिमिटिव सेटलमेंट कहा जाता है. Gradually development took place, trade and commerce grew and industries were established. धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, ट्रेड व्यापार होने लगा और कई तरह की जो है नए नए बिजनेस सामने आने लगे थे, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई थी और इसी डेवलपमेंट के साथ में प्रिमिटिव सेटलमेंट जो था वो मॉडर्न सेटलमेंट बन गया. ऑफ कोर्स कि मॉडर्न सेटलमेंट बन गया क्योंकि देखा ना हमने कि पहले उसको खाना उगाना भी नहीं, ग्रो करना भी नहीं आता था और उसको कपड़े पहनना भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जो है अपने आप को उसने डेवलपमेंट किया और लास्ट में आते हुए जो है मॉडर्न सेटलमेंट में वो चेंज हो गया. Now is temporary and permanent settlement. Settlement can be temporary और permanent. कोई भी settlement temporary भी हो सकता है और permanent भी हो सकता है. एक temporary settlement establish होता है short duration के लिए. Temporary नाम से ही पता चल रहा है जो सिर्फ एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए होता है, सच एज फॉर अ फ्यू डेज और अ सीजन. एक सीजन के अकॉर्डिंग या कुछ दिनों के लिए, जैसे कि लोग जो है बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं, टेंट्स वगैरह लगा के रहते हैं कुछ दिन के लिए. हम भी कभी घूमने जाते हैं ना, जब भी हमारी वेकेशंस वगैरह होती है तो उसको हम टेम्पररी बोल सकते हैं सेटलमेंट को. ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर हमेशा के लिए रह जाते. टेम्पररी सेटलमेंट वही होता है जो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. नोमैड्स ऑफन इस्टेब्लिश इस टाइप ऑफ सेटलमेंट. बंजारे जो होते हैं वो अक्सर इस टाइप के सेटलमेंट के अंदर आते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं. उनका ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली एक जगह ही रहेंगे. दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज ऑल्सो प्रेवलेंट विद काउ हेड्स इन हरियाणा एंड राजस्थान एंड शेपर्ड्स इन हिली एरियाज हु सेटल नियर ग्रासलैंड्स ड्यूरिंग द समर. इस टाइप का सेटलमेंट जो है वो हरियाणा के अंदर जो ग्वाले होते हैं, जो काव को चराने वाले होते हैं हरियाणा और राजस्थान में, उस तरह के सेटलमेंट वहां पर पाए जाते हैं. और चरवाहे जो हिली एरियाज में होते हैं, जो कि ग्रासलैंड की तरफ सेटल होते हैं समर के दौरान. प्रेजेंटली वी फाइंड ओनली अ फ्यू टेम्पररी सेटलमेंट्स इन इंडिया. अभी हमें जो है कुछ ही टेम्पररी सेटलमेंट इंडिया के अंदर मिले हैं. अ टेम्पररी सेटलमेंट इज सेटअप विद बेसिक नीड्स ऑफ द ड्वेलर्स. एक टेम्पररी सेटलमेंट जो होता है वो कुछ ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सेट किया जाता है. इट कैन कंप्राइज ऑफ कच्चा हाउस और इवन व्हीकल्स यूज्ड एज हाउसेज एज बुलक कार्ट्स. इसके अंदर शामिल होते हैं कच्चा हाउस और यहाँ तक कि व्हीकल्स जो कि यूज किए जाते हैं हाउसेज के लिए, जैसे कि बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी. दे मूव विथ ऑल देयर बिलोंगिंग इंक्लूडिंग एनिमल्स. वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, इसी के साथ में एनिमल्स के साथ में लेके मूव करते हैं. जैसे कि हम लोगों ने देखा ना कि बैलगाड़ी से सामान पहले लाया और ले जाया जाता था, तो वैसे ही एनिमल्स के साथ साथ वो भी मूव करते हैं. A Karwa traveling in a desert is also a type of temporary settlement. Karwa traveling जो desert के अंदर होती है, as you see that this picture, it is a Karwa. एक कारवा ट्रैवलिंग जो डेजर्ट के अंदर है वो टेम्परेरी सेटलमेंट का ही एक टाइप है. कारवा
दैट मीन्स एक घर जैसा ही एनवायरनमेंट मिलता है इसमें, और इसमें हम पूरी फैमिली के साथ मस्ती करते हुए आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ये फॉरेन्स में होता है, लेकिन अब ये इंडिया में भी धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। दिस इज़ अ टेंट पिक्चर। ये टेंट की पिक्चर है, जो अभी हमने बात की थी टेंट के बारे में कि लोग टेंट वगैरह में जाके कुछ दिनों के लिए रहते हैं। इट इज़ अ पक्का हाउस। ये है पक्का हाउस। अ परमानेंट सेटलमेंट इज स्टैब्लिश फॉर लाइफ लॉन्ग। एक परमानेंट सेटलमेंट इस्टेब्लिश होता है लाइफ लॉन्ग के लिए। ऑब्वियसली परमानेंट सेटलमेंट जो अभी हम जिस घर में रहते हैं, यानी कि हमारा परमानेंट एड्रेस, और टेम्पररी जहाँ पे कुछ दिनों के लिए जाते हैं। इट लुक्स आफ्टर ऑल बेसिक एंड सेकेंडरी नीड्स ऑफ द रेजिडेंट। ये ध्यान रखता है सभी बेसिक और सेकेंडरी नीड्स जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए होती है। सो परमानेंट सेटलमेंट कैन हैव पक्का हाउस, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। इसीलिए परमानेंट हाउस के अंदर पक्का हाउस होता है, रोड्स होते हैं, स्कूल होती है और हॉस्पिटल्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये डिपेंड करता है साइज पर और पॉपुलेशन की ज़रूरत पर, मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़रूरत पर। जैसे हमने देखा ना, कई बार जो है बाहर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है, आशापूर्णा वगैरह है, और वहाँ पर जो है कई तरह के एनवायरनमेंट अच्छा देने के लिए लोग जो है तरह तरह के पार्क्स वगैरह, जिम वगैरह भी रखते हैं, है ना। कई तरह के फ्लैट्स बनाए जाते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं उनकी साइज़ के ऊपर और वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर। नाउ इज रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। अब गाँव और शहरी सेटलमेंट किस तरह से होता है? वी कैन डिवाइड अ डिस्ट्रिक्ट इंटू रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। हम एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करते हैं शहरी और ग्रामीण इलाके में। वी कैन सी डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन अ रूरल एरिया एंड एन अर्बन एरिया। ऑफकोर्स गांव में और शहर में तो बहुत फर्क होता है, तो हम लोग इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। द हाउसेज इन अ रूरल एरिया जनरली कच्चा, इंटरस्पेसेड विद पक्का हाउस। जो हाउसेज होते हैं रूरल एरिया के, यानी कि जो हाउसेज होंगे हमारे यहाँ गांव के इलाकों के, तो वो कच्चे होते हैं और वो पक्के हाउसेस जैसे नहीं होते। हाउएवर वी कैन सी अ चेंज इन रूरल एरियाज टुडे। बल्कि हम रूरल एरिया में अभी हम थोड़ा सा चेंज देख सकते हैं। एज वी कैन सी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पक्का हाउस देयर। अभी हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ पक्का हाउस भी बन गए। पहले जैसा तो गांव का माहौल रहा नहीं, गांव के लोग भी अपने आप को आगे बढ़ाने लग गए हैं, वो भी डेवलपमेंट में यकीन करते हैं, तो अब उन्होंने भी अपने कच्चे हाउस को पक्का हाउस बना लिया है। On the other hand, an urban area mostly has pakka houses which can be classified into different types such as bungalows, kothis, flats, simplexes, duplexes, etc. और दूसरी तरफ अर्बन एरिया में मोस्टली पक्का हाउस होते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह के, जैसे कि बंगला होता है, कोठीज होती है, फ्लैट होते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि एक जैसे ही बंगला होते हैं, सबके अलग अलग बंगलोज है, फ्लैट्स हैं, सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्यूप्लेक्स जो होता है वो बेटा वो 2 मंजिला होता है, और सिंप्लेक्स जो होता है वो 1 फ्लोर का होता है। ओके। रूरल एरिया जनरली लीक्स अदर बिल्डिंग्स दैन हाउसेज। एक रूरल एरिया जनरली जिसमें अदर बिल्डिंग्स भी होती है। द फ्यू यूटिलिटी बिल्डिंग्स अवेलेबल देयर आर, नाउ टर्न योर पेज, कॉमन कम्युनिटी सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी स्कूल एक्सेट्रा। जैसे कि अभी हमने देखा कि रूरल एरिया के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। जनरली रूरल एरिया के अंदर जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी कमी भी होती है। रूरल एरिया दैट मीन्स गांव के इलाके, उसमें कुछ ही जो बिल्डिंग्स अवेलेबल होती है, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो कम्युनिटी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी स्कूल्स होती है। ऑन द अदर हैंड एन अर्बन एरिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ यूटिलिटी बिल्डिंग्स सच एज मार्केट्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस एक्सेट्रा। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम देखा जाए तो कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे डिस्पेंसरीज भी अवेलेबल नहीं होती, उन्हें पास के गांव में जाके अपना इलाज करना पड़ता है। और वहीं जो अगर देखा जाए तो गांव की बजाय शहर में यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स भी हैं, मार्केट्स भी है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल्स भी है, कॉलेजेस है, ऑफिसेज है, तो बहुत हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। रूरल एरिया जनरली lacks a market while there are shops and markets in plenty in an urban area। एक रूरल एरिया के अंदर मार्केट्स की कमी देखी जाती है, जबकि शॉप्स और मार्केट्स होते हैं वो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा है। कई बार आपने देखा ना कि गांव के लोग अगर बीमार पड़ते हैं, इनकेस वहाँ पर डिस्पेंसरीज वगैरह नहीं होती, मेडिकल शॉप्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, तो उनको जो है शहर की तरफ रेफर किया जाता है कि भाई आप जो है शहर में जाके अपना इलाज करवा लो। कई बार उनके गांव के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके हाथ से केसेस वगैरह जो है वो अच्छे से नहीं हो पाते, तो वो शहर की तरफ भेजते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी स्कूल भी ना की बराबरी है, बहुत कम, कई गाँव में तो बहुत ही कम है। A rural area has कच्चा roads and link roads which connect it to the main roads and highways। एक रूरल एरिया के अंदर कच्चा रोड होती है और वो जुड़ी हुई होती है इसी के साथ में मेन रोड से और हाईवेज से। These roads are not all weather roads। ये रोड्स
हर मौसम में चलने वाली रोड्स नहीं हैं. There are few facilities of communication, transport, treatment, education, etc. So the rural people have to go to nearby urban areas to available these facilities. कई ऐसी कुछ फैसिलिटीज होती है कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, ट्रीटमेंट की, एजुकेशन की, इसलिए रूरल पीपल जो है वो पास के अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं इन फैसिलिटीज को प्राप्त करने के लिए. एज यू सी दिस पिक्चर, दिस इज कच्चा हाउस, ये कच्चा हाउस है, ये हाईवे और ये स्लम. स्लम मतलब कच्ची बस्तियां, झुग्गी झोपड़ी जो बस्तियां होती है वो होती है स्लम्स. एन अर्बन एरिया हैज मैनी फैसिलिटीज येट देयर इज एन ugly blot on the face of urban areas. This blot is in the form of slum. एक अर्बन एरिया के अंदर कई फैसिलिटीज होती है. द फेस ऑफ अर्बन एरिया, फिर भी शहरी क्षेत्रों के चेहरे पर एक बदसूरत धब्बा कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है स्लम. कोई भी सिटी, चाहे बॉम्बे वगैरह में आप देख लीजिए, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे हाउसेज मिल जाएंगे, तो स्लम्स में रहने वाले लोग भी बहुत है, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहने वाले लोग. सिर्फ ये बोला जाता है कि अर्बन एरिया के ऊपर ये अगली ब्लॉट है उनके फेस पर. दीज स्लम्स प्रेजेंट एन अनहाइजीनिक वे ऑफ लिविंग. ये स्लम्स प्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही जीवन जीने का एक मैला तरीका हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो बेटा गरीब है. अब जाहिर सी बात है, वो गरीब है तो उनके पास सारी चीजें खाने पीने को नहीं मिलती. तो जब सारी चीजें खाने पीने को नहीं मिलती तो ये अगली फेस ही हुआ. तो इसकी वजह से वो अनहाइजेनिक वे में रहते हैं. It is difficult to imagine how people live in the slums. Of course, we can't imagine about that. कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि वहां पर रहने वाले स्लम्स में रहने वाले लोग किस तरह से रहते हैं. Now is quiz time. Fill in the blanks. A settlement can be temporary or permanent. Second is we can divide a district into rural area and urban area. Now third is a caravan traveling in the desert is also a type of temporary settlement. Now fourth is a permanent settlement is established for lifelong. Now is rural and urban occupation. अब गांव और शहरी में ऑक्यूपेशन किस तरह से होते हैं, वो काम धंधे किस तरह से करते हैं. ऑक्यूपेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ का. We find a distinct between a rural area and an urban area in respect of occupation also. हम डिफरेंस देख सकते हैं रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर कि वो ऑक्यूपेशन का अलग अलग अपना जो है उनका अलग अलग काम धंधा माना जाता है. द पीपल इन अ रूरल एरिया आर चीफली एंगेज इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन. ऑफ कोर्स जो रूरल एरिया के अंदर रहने वाले लोग होते हैं वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बेस पर ही अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, खेतों में जाके काम मजदूरी करना, ये सब कुछ प्राइमरी ऑक्यूपेशन है. प्राइमरी ऑक्यूपेशन आज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली सच एज फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फार्मिंग करना, माइनिंग खुदाई करना, हंटिंग शिकार करना और फिशिंग करना. On the other hand, the people in an urban area are chiefly engaged in secondary and tertiary occupation. दूसरी तरफ अर्बन एरिया में रहने वाले लोग ज्यादातर सेकेंडरी और टेरिशरी ऑक्यूपेशन में ही एंगेज होते हैं. बाय सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इज मेंट दोज ऑक्यूपेशन विच प्रोसेस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कारपेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एक्सेट्रा. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के द्वारा इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑक्यूपेशन जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू होते हैं, जैसे कि कारपेंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, अलग अलग आर्टिकल्स से उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करना. टेरिशरी ऑक्यूपेशन वो ऑक्यूपेशन होते हैं जिससे कि कोई भी सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि शॉपकीपर हो गया, एडवोकेट्स हो गया, डॉक्टर, सेल्समैन, ट्रांसपोर्ट राइटर्स एक्सेट्रा. जैसे यहाँ पर एक अगर छोटा सा आपको एग्जांपल दूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी ऑक्यूपेशन का. प्राइमरी दैट मीन्स जो है वो आपको जैसे कि किसान खेतों में जाकर काम करता है, फसल उगाता है, फिर वो फसल को लेके सेकेंडरी के पास में जाता है. सेकेंडरी के पास में जाके मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आपको माल लाने और ले जाने के लिए टेरिशरी की जरूरत पड़ेगी ना. माल कौन लाएगा और ले जाएगा, और उसको खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो हमारा होता है टेरिशरी ऑक्यूपेशन. जैसे कि हम लोग जोमेटो में ऑर्डर करते हैं, पहले आपने पर्टिकुलर किसी शॉप पे ऑर्डर किया तो आप हो गए प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर. अब वहां से माल लाना ले जाने वाला जोमेटो डिलीवरी बॉय होता है, वो हम तक माल पहुंचाता है, तो हो गया टेरिशरी सेक्टर. ऑलराइट देन, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसे आगे पढ़ेंगे. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. So we meet again tomorrow. Till then, thank you and have a nice day.